माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इतने साल जॉब करने के बाद में अपना खुद का एडटेक बिजनेस स्टार्ट करना, एजुकेशन डोमेन में एंट्री लेना कैसे पॉसिबल हुआ सर? तो ये 2 करोड़ के पैकेज को ड्रॉप करना, तो ऐसे टीचर जो 2-3 साल जॉब कर रहे हैं और अभी उनके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम शायद ना आई हो, तो उन्हें ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे टीचर्स का डाउट ये भी होता है कि हम किस भाषा में चैनल को चालू करें। ना मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, ना मैं मार्केटिंग में था, ना मैं सेल्स में था। तो क्या टीचिंग को बिजनेस के साथ में जोड़कर काम करना सही है? क्या सर जॉब के साथ में हम पूरे एडटेक प्लेटफॉर्म को मैनेज किया जा सकता है? इज पॉसिबल? पढ़ने को मिला इतिहास में कि भारत को विश्व गुरु बोलते थे। तो जब नालंदा यूनिवर्सिटी थे, करेक्ट, तो बहुत देश विदेश से लोग भारत आते थे पढ़ने के लिए। हाँ। और मुझे लगता है कि ये एडटेक का जो रेवोल्यूशन चल रहा है इंडिया में, तो शायद हमारे पास एक फेयर शॉट है। आप कोई चीज बिल्ड कर रहे हो जिसको करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, पैसे से ज्यादा किक उससे मिलता है। दोनों पैरेलली करना तब पॉसिबल है जब आप समझिए अपना ब्रांड बना रहे हो, अपना पहचान बना रहे हो। अमेजॉन का शॉपिंग कार्ट है, वहाँ पे अभी तो आप ड्रॉप डाउन से नंबर लेते हो 1 2 10। करेक्ट। पहले वो टेक्स्ट बॉक्स था। तो जहाँ पे किसी ने -1 डाला तो अमेजॉन के अकाउंट से उसकी बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। ओके। सक्सेस होने की डेफिनेशन वो नहीं है कि आपको सब जान रहे हो। सक्सेस होने की डेफिनेशन ये भी है कि आपको आपके निश के लोग जान रहे हैं। किसी भी नई चीज की शुरुआत करना अपने आप में डिफिकल्ट होता है, और वो डिफिकल्ट तब और भी ज्यादा हो जाता है जब आप ऑलरेडी किसी काम को कर रहे होते हैं। ऐसा अक्सर मेरे कमेंट में मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे वर्किंग करने वाले लोग ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछते हैं कि क्या हम हमारा खुद का एडटेक डोमेन स्टार्ट कर सकते हैं जॉब के साथ में और जॉब छोड़ के। इसका आंसर जितना हद तक मुझे समझ में आता है मैं देता हूं, बट आज के दिन इसका आंसर इस पॉडकास्ट में आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ है महेश सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं आपके साथ आपके अपने बेंगलोर में इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंदौर से इधर आए बेंगलोर हमसे मिलने, और मुझे लगता है ये काफ़ी शानदार और बढ़िया रहेगा। मैं जितना भी जानता हूँ या समझता हूँ वो आपसे शेयर करने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ, और आपसे भी सीखने के लिए उत्सुक हूँ। नहीं सर, सबसे पहला जो क्वेश्चन ना वो है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इतने साल जॉब करने के बाद में अपना खुद का एडटेक बिजनेस स्टार्ट करना, एजुकेशन डोमेन में एंट्री लेना कैसे पॉसिबल हुआ सर? बहुत लंबी कहानी है सर, वो कहानी हम सुनना चाहेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपको कैमरे पे भी देख रहे हैं। हाँ। जो नॉर्मल जॉब कर रहे हो, शायद इन्फोसिस में हो या फिर किसी भी और ऐसी कंपनी में हो, ड्रीम कंपनीज को छोड़ के बोल रहा हूँ सर, और वो चाह रहे हैं कि भैया हम भी कुछ सिखा सकते हैं, बट वो होती ना इनसिक्योरिटी की जॉब छोड़ देंगे उसके बाद फिर बाद में क्या होगा। तो वो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं जितना मैंने आपको जाना है सर पिछले 2 सालों में। ठीक है, शुरुआत करते हैं चाइल्डहुड से। या प्लीज सर। तो मैं तो बहुत ही एक छोटी सी गांव से आता हूँ। बेलगांव जिले के एक छोटी सी गांव है घटाप्रभा, वहाँ से आता हूँ। सरकारी शाला में या सरकारी स्कूल में पढ़ाई की मैंने, कन्नड़ा मीडियम में। ग्रेट। लेकिन चाइल्डहुड में एक अच्छे टीचर थे, उनका नाम कुरबर सर थे। ऐसा टीचर थे कि वो बोलते थे कि जब आप क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप समझ पाओगे, अगर उसको ठीक से सुनोगे और समझोगे, तो आपको घर जाके रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं है। तो मेरा वो 3rd 4th स्टैंडर्ड में ऐसा होता था कि मैं क्लास में सुन के समझ के एग्ज़ाम लिख पाता था, और घर में मम्मी पापा परेशान रहते थे, बच्चा पढ़ नहीं रहा है घर आके। मैं बोलता था कि नहीं हमारा सर अच्छा पढ़ाते हैं। और किसी एक टीचर आए थे घर, उन्होंने टेस्ट किया मुझको, क्योंकि मेरी माँ तो कंप्लेन कर रही थी ये पढ़ता नहीं है घर पे बोल के। तो उन्होंने किताब लिया और मेरा टेस्ट लिया उन्होंने, तो उन्होंने बताया नहीं तो ये तो सब जानता है। तो तब बाद में मुझे लगा कि अगर
लाइफ में किसी को ऐसा गुरु मिलता है या ऐसा कोई टीचर मिल जाता है, अगर वो इस तरीके से उनको पढ़ा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट या हर व्यक्ति में वो काबिलियत रहता है, वो लाइफ में जाके आगे कुछ कर पाए। और भगवान की कृपा से जैसे जैसे मैं हाई स्कूल में गया या इंजीनियरिंग में गया या जब मैं जटायु ज्वाइन किया, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, हर जगह मुझे अच्छे गुरु मिलते गए। मैं या चमत्कारी समझ सकता हूँ या कुछ भगवान का कृपा समझ सकता हूँ, लेकिन जब मैं लाइफ में फाइनली एक सिचुएशन या एक स्टेज पे आ गया जहाँ पे मुझे लगा कि चलो जो मैंने बना लिया, अभी नाम कमाना हो या कैरियर में सक्सेसफुल होना हो या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हो, वो सब होने के बाद जब संतृप्ति या सेटिस्फैक्शन आ गया ना, उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझको भी कुछ लोगों को हेल्प करना है, क्योंकि जहाँ तक मैं पहुँचा आज मेरी कैरियर में, वो सब उसीलिए मैं उधर तक पहुँच पाया क्योंकि मुझे लाइफ में अच्छे अच्छे टीचर्स मिले या मेंटर्स मिले। जब मैं टीचर बोलता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि जो क्लास में पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु या टीचर है जो कंपनी में भी मिलते हैं आपको, करेक्ट, जो आपको मेंटर करते हैं, जो आपको सिखाते हैं, कभी कभी डायरेक्टली सिखाते हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली सिखाते हैं थ्रू देयर एक्शन एंड वर्ड्स। तो ऐसे भी लोग मिले। तो बाद में मुझे लगा कि चलो अभी मेरा टाइम है, मुझको भी कुछ लोगों को हेल्प करना है। दूसरा चीज़ लाइफ में ये हुआ, जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था या 11th-12th पढ़ रहा था या माइक्रोसॉफ्ट में जब मैं ग्रो होने लगा, जब भी मैं किसी को कोई चीज़ समझाता था बोर्ड पे, तो वो समझ लेते, लेकिन जाते वक्त बोल देते कि यार तू बहुत अच्छा टीचर है। तो वो कॉम्प्लीमेंट मुझको माइक्रोसॉफ्ट में भी सुनने को मिला। और इंजीनियरिंग में तो एक सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस का डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस और डेटा स्ट्रक्चर। ये सब्जेक्ट में मेरी बैचमेट्स जो होते थे उनको पढ़ाता था, और बहुत सारे लोगों को बैकलॉग था, उनका बैकलॉग क्लियर हो गया, वो एग्ज़ाम पास कर लिए। तो वो टीचिंग का तो पैशन था लगता है मेरे अंदर, लेकिन इक्वल पैशन था मुझको कोडिंग में। तो मेरा जो कैरियर जो बना 18 इयर्स, वो सारा प्रोग्रामिंग, कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हुआ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये भी था, मुझे मज़ा आता था लोगों को सिंप्लीफाई करके पढ़ाने में। जब वो स्टेबिलिटी आया तो मुझे लगा चलो लेट मी गिव इट बैक टू सोसाइटी। नहीं, बट यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ना सर कि 2 साल बाद भी आप, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आपने कितने साल काम किया सर वैसे? माइक्रोसॉफ्ट में 16 इयर्स। 16 इयर्स काम किया है, नो डाउट एक अच्छे खासे पैकेज पे होंगे आप। हाँ, रिवील कर सकते हैं सर उसको? समझिए आप तकरीबन 2 करोड़ के आसपास। एग्जैक्टली। सो ये 2 करोड़ के पैकेज को ड्रॉप करना, हाँ, है ऐसा नहीं लगा कि छोड़ देंगे तो छोड़ने के बाद में फिर तो एकदम से तो आपकी कोचिंग चल नहीं जाएगी? तो उसका क्या थॉट था उसके पीछे? तो ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट और गहरी क्वेश्चन है। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में बोलूँगा तो आपको सबको तो मैं संत लगना शुरू हो जाऊँगा। नहीं, आपने काम संत वाले करे से बता सकते हैं आप। क्योंकि लोगों की ड्रीम कंपनी होती है, और इस पैकेज पे बीइंग एन इंजीनियर शायद मैं ना छोड़ता और एजू स्क्वाड ना बना था, क्योंकि मैंने भी जॉब छोड़ी थी। पर उस समय मेरी सैलरी इतनी नहीं थी, अगर इतनी होती तो शायद मैं ना करता। बहुत डिफिकल्ट चॉइस है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन ये सारे ड्रीम कंपनीज हैं, और वहाँ के कल्चर भी इतना अच्छा है कि आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, स्पेशली जब आप इतने साल से हो, क्योंकि इतने साल में तो आप पूरा समझ लोगे कि कंपनी क्या है, कल्चर क्या है, इधर ग्रो कैसे करना है, इधर क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता है। तो ऊपर से आपका जो हर महीना खटाखट आपको सैलरी आएगा, तो वो सब छोड़ना मुश्किल है। आप तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग में कोई एक पर्पस है। उस पर्पस को अचीव करने के लिए आपको वहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो मेरी दिमाग में ये 2 चीज़ें थी, एक तो एजुकेशन का था और दूसरा वो सोशल वर्क और राजनीति का है, जिसके बारे में इधर शायद हम बात नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों जो पर्पस थे, उसका जो इम्पैक्ट और उसका जो मेरा विजन था, वो शायद मैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर रह के नहीं कर पाता। समय का शॉर्टेज होगा और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। और इनफैक्ट जब मैंने रिजाइन किया तो मेरे जो बॉसेस थे माइक्रोसॉफ्ट में, उन्होंने ऑफर भी दिया। उन्होंने बोला तू सबैटिकल ले लो, तुम सबैटिकल ले लो, तुमको जो मर्जी जाके कर लो 1 साल, उसके बाद फिर से बात करते हैं, आप रिजाइन मत करो। उन्होंने वो भी ऑफर दिया। दूसरा ऑफर था कि आप पैरेलली कर लो, पैरेलली करके मतलब इसको भी थोड़ा करो, उसको भी थोड़ा करो, फिगर आउट करते हैं कि क्या करना है।
बिकॉज दे वर सेइंग दैट डोंट क्विट, क्योंकि एक नीश एरिया था जिसको मैं संभालता था और मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस था उसी में था, और उस एरिया में आपको लीडर्स मिलना मुश्किल है इंडस्ट्री में। तो उस नीश एरिया में इंडस्ट ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो वेरी स्पेसिफिक टू माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन ऐसे कंपनी में ही वो स्किल और वो लीडरशिप होता है, वो डोमेन जो होता है वो उसी में होता है, जो जनरली बाहर अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में। तो उन्होंने भी काफ़ी ट्राई किए, लेकिन मुझे लगा अगर करना है ना तो पूरा दिल लगा के, मन लगा के मतलब 100% इसमें घुस के करना है। सर, क्या ये डिसीजन आप 4-5 साल बाद लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के? शायद मुझे फिर से वो संतृप्ति जो वर्ड मैंने यूज़ किया, सेटिस्फैक्शन, वो हो गया था। मतलब मुझे लगा कि जो मेरी लाइफ और मेरी पर्सनल जर्नी है, जो मुझको सेफ्टी, सिक्योरिटी या फ्यूचर देना है मेरी फैमिली को या मेरी किड्स को, शायद मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि जो मैंने अभी जितना वेल्थ मैंने कमाया है उससे हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल आपकी पूरी प्लानिंग थी या फिर इतनी स्टेबिलिटी थी कि आपने उतना किया था, वो सब कुछ हो गया था। और कभी लोगों को मतलब अजीब लगता है कि यार तुम तो सिर्फ 18 ईयर्स काम किया और ये सब कैसे हो पाया। उसका बहुत सारा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है, क्योंकि उन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट में काम किया। करेक्ट। तो उन्होंने भी उधर 6-7 ईयर्स काम किया, इन्फोसिस में उन्होंने काम किया। क्योंकि बहुत सारे लोग उनको ये बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि हाउ डिड यू रीच योर फाइनेंशियल गोल बाय 41-42। तो मैं बोलता हूँ कि यार मैंने 18 साल काम किया, उन्होंने 14 ईयर्स काम किए, तो दोनों को मिला के मोर देन 30 ईयर्स वी हैव वर्कड। और एक कोई पर्सन का लाइफ का कैरियर कितना साल का होता है? 30 साल का ही होता है। तो दोनों ने मिला के 3 साल का काम किया है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है वो लाइन खींचना। क्या आप एसयूवी से संतुष्ट है? क्या आप BMW लेना चाहते हो या ऑडी लेना चाहते हो या उससे भी आगे जाना चाहते हो? क्या आप 1-2 करोड़ का घर से संतुष्ट है? क्या आपको 10 करोड़ का घर चाहिए? तो वो जो लाइफस्टाइल का लाइन खींचना होता है ना, वहां पे कोई बाउंड्रीज नहीं है। मेरा शायद लाइन 10 करोड़ पे मैंने खींच लिया, कोई दूसरा 20 करोड़ पे खींचेगा, कोई 100 करोड़ पे खींचेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इंडिया में कोई उधर तक पहुंच गया और छोड़ के बस बैठ के टीवी देखते घर पे बैठ रहा है। मैंने इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स और मेरा फैमिली का शिकायत ये है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ, उनको टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। तो उल्टा हुआ है मेरे साथ, ये रिटायरमेंट नहीं है, ये न्यू जर्नी है। मैंने इसीलिए जॉब छोड़ा ताकि मैं और बिगर एंड बेटर इम्पैक्ट कर पाऊँ सोसाइटी के ऊपर। तो ऐसे टीचर जो 2-3 साल जॉब कर रहे हैं और अभी उनके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम शायद ना आई हो, तो उन्हें ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर वो बैचलर है और उनकी माँ बाप उनको देख सकते, उनकी ख्याल रख सकते और 2-3 साल तक, तब तो आप जो भी करोगे मन से करो, 100% घुस के करो। लेकिन अगर आप मैरिड हो और आपके किड्स हैं कि उनका भी लाइफ आपसे जुड़ा हुआ है, देन ऐसे फाइनेंशियल रिस्क लेना काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि सिर्फ आपका ज़िंदगी नहीं और दूसरों का भी, आपके परिवार का ज़िंदगी उससे जुड़ा हुआ है। तो तब आई वुड से कॉशन थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, एक स्टेबिलिटी लाइफ में होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि समझो आपने इस फील्ड में आप आना चाहते हो, एक रनवे होना चाहिए। और रनवे शायद 6 महीने का हो या 1 साल का हो। मुझे तो लगता है कि मिनिमम 1 साल का रनवे लेके आना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस बनाने में एटलीस्ट आपको 1 साल तो लगेगा, ऐसा नहीं कि 1 महीने में हो जाएगा। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप एक साल का तो रनवे का इंतज़ाम करो, अगर आप मैरिड हो और अपनी किड्स है तब भी आप ये सब करना चाहते हो। और तीसरी चीज़ जो हमेशा मेरा थिंकिंग में या मेरा सोच में रहता है, व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, मतलब क्या गलत हो सकता है। 1 साल आपने किया, आपका जो भी सेविंग था सब वैनिश हो गया, बट यू आर एबल टू गेट बैक टू योर वर्क। करेक्ट। तो मेरी केस में भी यही था कि माइक्रोसॉफ्ट में जॉब ऑफर तो ही था, तो उन्होंने बोला आप ट्राई करो जो भी करना है, लेकिन जब वापस आना है तो आपको पता है क्या करना है। तो फॉल बैक प्लान जो बोलते हैं। कभी ऐसा मन नहीं किया वापस चले जाओ? देखिए EduTech में तो मुझे मजा आ रहा है, यहाँ पे तो कभी ऐसे नहीं लगा। लेकिन जो मेरा दूसरा क्षेत्र है जहाँ पे कभी कभी लगता है कि यार मैं कहाँ से कहाँ आ गया, लगता है। बट दैट इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। जितना आपको कठिनाई उससे गुजरना पड़ता है ना, जितना आपको
टफनेस और हार्डनेस और मुश्किल से गुजरना पड़ता है, आई थिंक दैट इज व्हाट बिल्ड्स योर पर्सनालिटी। करेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट में तो उस लेवल पे था कि जहाँ पे उसको प्रिंसिपल इंजीनियरिंग बोलते हैं उस रोल को, और वहाँ से आगे ग्रुप इंजीनियरिंग मैनेजर होता है। अगर ऑडियंस को समझना है तो अगर समझो कोई वो प्रिंसिपल इंजीनियरिंग या ग्रुप इंजीनियरिंग मैनेजर फ्रॉम गूगल माइक्रोसॉफ्ट अगर वो बाहर आ जाते हैं मिड साइज कंपनी में, देन दे विल बिकम डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, वीपी ऑफ इंजीनियरिंग। वो रोल से लाइक वो, अगर आप इन्फोसिस और इस टाइप के किसी हाँ, रोल तो में वो होते डायरेक्टर लेवल पे आ जाएंगे, तो वो कंपेरेबल होगा ऐसे। तो काफ़ी कुछ मज़ा आ रहा था। और दूसरी चीज़ क्या होता है, इन सारे कंपनियों में उनके जो भी प्रोडक्ट रहते हैं ना, मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज़ करते हैं, तो उसका भी और ज़्यादा आपको मज़ा आता है। करेक्ट, राइट, क्योंकि जब आप इंजीनियर हो, आप कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हो जिसको करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, पैसे से ज़्यादा किक उससे मिलता है। करेक्ट। तो अभी सर देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है। पहली चीज़ आपने ये बताई है कि आपने ऐसा तब किया जब आपके पास में फाइनेंशियली पूरी फ्रीडम थी। करेक्ट। सेकंड, आपका एक सजेशन यंगस्टर्स के लिए ये है कि अगर आप बैचलर हो और पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। मेरे केस में यही हुआ था कि मैं महिंद्रा में था, महिंद्रा ड्रॉप किया और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया कि डू वॉट एवर यू वांट टू डू, वी आर गिविंग यू 3 years। तो मुझे 3 साल मिले थे, उस 3 साल में मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट ऑल ऑफ सडन अगर आपके पास फैमिली है तो छोड़ना सही नहीं है। तो ऐसे डिसीजंस, क्या सर जॉब के साथ में हम पूरे एडटेक प्लेटफॉर्म को मैनेज किया जा सकता है? इज पॉसिबल? आपको लगता है ऐसा? जी, ऐसे मैंने कुछ स्टोरीज सुना है इंटरनेट पे, जहाँ पे वो जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ में वो कंटेंट बना के डाल भी दे रहे हैं यूट्यूब पे। तो हो सकता है उनका ब्रांड बन सकता है। मतलब वो दोनों पैरेलल में आपका जॉब करते रहो, 1 साल या 6 महीने तक आप कंटेंट बनाते डालते रहो, लेकिन मेहनत बहुत रहेगा। क्योंकि समझो अगर इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ जॉब। अगर समझो उनका जो जॉब है वो 6 आवर्स का जॉब है, तो और वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्ट पूरा जानते हैं और उधर भी पढ़ा रहे हैं और उतना स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, तो वो आराम से घर आके रिकॉर्ड करके एडिट करके डाल सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ क्या होता है, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में इफ़ यू आर अ मास्टर, इफ़ यू नो दैट सब्जेक्ट रियली वेल, आपको अगर बहुत ढंग से आता है, तब आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि कभी कभी कुछ मेरे ऐसे वीडियोस है जहाँ पे एडिट करना नहीं पड़ा, मतलब कैमरा ऑन हुआ, मैंने 1 घंटा पढ़ाया और विदाउट मच एडिटिंग वो डायरेक्टली अपलोड हम कर पाए। अगर आप उस लेवल का स्किल या नॉलेज आपके पास है जो आप ढंग से पढ़ा सकते हो, तो उतना एफर्ट नहीं होगा टीचिंग वीडियोस को एडिट करके डालने में, लेकिन एफर्ट इसमें होगा वो सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बिजनेस ग्रो करना, कोर्सेज सेल करना, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो दोनों पैरेलली करना तब पॉसिबल है जब आप समझिए अपना ब्रांड बना रहे हो, अपना पहचान बना रहे हो। जब फाइनली आप इसको एज अ बिजनेस देख रहे हो तो शायद टाइम थोड़ा उसके लिए ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना है, आपको मार्केटिंग भी करना है, आपके सेल्स को भी देखना है, आपकी कस्टमर को भी देखना है, तो उसके लिए बहुत सारा बड़ा कमिटमेंट चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अब सर देखिए, एक बड़ा डिसीजन ले लिया, स्टार्ट किया, फिर मुझे याद है कि आपने, अब आपके पास अभी जो मुझे दिखता है कि आपकी एक्सपर्टीज हिंदी में है, आपकी एक्सपर्टीज इंग्लिश में भी है और आपकी एक नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी है। सो आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज क्यों चूज करी स्टार्टिंग में? आकाश जी, उसका बस जस्ट कोइंसिडेंशियल या सर्कमस्टेंशियली है रीजन। बस मैंने इंग्लिश में पहले 1-2 वीडियोस डाला, लेकिन इंग्लिश में इतने सारे टेक्निकल वीडियोस है यूट्यूब पे कि वो ज़्यादा उसको ट्रैक्शन नहीं मिला। तो मेरा टीम में एक हुई थे, उन्होंने बताया सर आप कन्नड़ा में करके डालो, क्योंकि जब आप कन्नड़ा में बात करते हो ना तो आपका बहुत ही एक ऑथेंटिक स्टाइल है। जैसे मैं नॉर्थ कर्नाटका से आता हूँ, तो हर इंडिया में हर 300-500 किलोमीटर में वो डायलेक्ट चेंज हो जाता है, स्टाइल चेंज हो जाता है। तो नॉर्थ कर्नाटका से आता हूँ मैं, तो उसका एक अलग डायलेक्ट है उसका, कन्नड़ा का। तो जब भी मैं कन्नड़ा में बात करता हूँ, मैं ज़्यादा पैशनेटली बात करता हूँ, ज़्यादा कहानियाँ सुनाता हूँ और ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी बन जाता हूँ। तो उन्होंने बताया कि सर आप ट्राई करके देखो, और हमने एक रील बनाया शायद कंप्यूटर क्या है, ऐसे कुछ, कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर कैसे काम करता है, वेरी सिंपल सा रील। तो वो रील वायरल हो गया। तो उसके बाद और 2-3 बना के डाले, वो भी वायरल होने लगे। तो इंस्टाग्राम में सडनली
फॉलोअरशिप बढ़ रहा था, व्यूज़ बढ़ रहे थे। तो बाद में यूट्यूब पे कन्नड़ा वीडियोस करके हमने टेस्ट करके देखा, कुछ लोगों स्टूडेंट्स को शेयर करके, तो उन्होंने बोला नहीं काफ़ी मज़ा आ रहा है। उन्होंने बोला जब हम कन्नड़ा में सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आता है, उनको इंग्लिश आता है और वो इंग्लिश समझ पाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, तो Yes. इंजीनियरिंग तक पहुंचने के लिए उनको उतना इंग्लिश तो English आना समझना चाहिए। आना ही चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात बताई जो हमको बहुत अच्छा लगा। सर जब हम वही टेक्निकल कॉन्सेप्ट हम कन्नड़ा में सुन रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है और वो याद भी रह रहा है। मैंने उनसे किसी से पूछा कि आपको वो सब समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बोला समझ में याद नहीं आ रहा है सर, दिमाग में प्रिंट हो रहा है। क्या बात। तो जब उन्होंने ऐसे बताया मुझे लगा चलो ठीक है, करके देखते हैं। और हमने पूरा बेसिक कंटेंट, मतलब कंप्यूटर साइंस की जो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होता है कि कंप्यूटर क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वहाँ से लेके कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स तक ये सारा कंटेंट कन्नड़ा में अभी रिकॉर्डिंग हमारा खत्म हुआ। सो सी, पाइथन, जावा 3 लैंग्वेजेस में और ऑलमोस्ट 100 आवर्स का कंटेंट हमने रिकॉर्डिंग कर लिया। हाँ कर लिए। लेकिन अभी हम अलग भाषा में, मतलब इंग्लिश का रिकॉर्डिंग अभी शुरू हो चुका है, उसका हिंदी का तो अभी करने का सोच रहे हैं। तो अभी हम अलग अलग भाषाओं में रिकॉर्डिंग करने का सोच रहे हैं। बट कन्नड़ा का वही था कि हमको कहीं से शुरुआत करना था और जहाँ से हमको ट्रैक्शन मिला तो वहाँ चले गए, बस उतना ही बात। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी नेटिव प्लेस से बिलोंग करते हैं, अगर आप वहाँ से कोई भी किसी भी टाइप का एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करते हैं किसी भी फील्ड में, तो आप बिलीव करिएगा इसका इंटरेक्शन एक बहुत ही अलग लेवल पे आता है। जैसा कि सर ने बताया कि जो उनका पढ़ाने का तरीका था वो उस लैंग्वेज में बहुत ही यूनिक था, और वो रियलिटी है सर, क्योंकि हमने जिस तरीके से पढ़ा होता है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स का डाउट ये भी होता है कि हम किस भाषा में चैनल को चालू करें। तो नेटिव भाषा में चैनल चालू करना हमेशा एक अच्छा बेनिफिट देता है। और उसके सही बाद तो बात आप देख ही रहे सर, आगे एक्सपांड करेंगे, आप सर के वीडियोस इंग्लिश में भी देखेंगे, अब आने वाले टाइम में हिंदी में भी देखेंगे। हिंदी में कोशिश करेंगे। तो सर एडटेक में आप ये देख रहे हैं, अब आपका क्या प्लान है? आप किस तरीके से ग्रो करेंगे अपने क्लासेस को और अपने इस विजन को? क्योंकि नो डाउट इतना एक ऐसी जगह से छोड़कर आना किसी छोटे मोटे विजन की तैयारी तो नहीं होगी। तो क्या विजन सोचा है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करने वाले सर आप? आकाश जी, अगेन इधर भी एक छोटा सा कहानी है। प्लीज सर। जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मेरे जो रिश्तेदार थे, उनके बेटे बेटी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग। तो उन्होंने उनको घर भेजा। तो जब वो घर आए तो मैंने क्या किया, उनको एक पेपर पेन दिया और बोला कि आप प्रोग्राम्स लिखो। लार्जेस्ट फाइंड राइट अ फंक्शन टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन एन इंटीजर अरे। एक इंटीजर अरे है, उसमें आपको लार्जेस्ट रिटर्न करना है। दूसरी प्रोग्राम आपको सेकेंड लार्जेस्ट रिटर्न करना है। तीसरी प्रोग्राम इन मेमोरी आपको स्ट्रिंग रिवर्स करना है। तो पहला तो उन्होंने बोला ये तो हमारे लैब में नहीं थे। तो मैंने बोला आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो, आपको कोई भी प्रोग्राम देंगे तो आपको लिखना आना चाहिए। लैब में तो सिर्फ 10 ही प्रोग्राम पढ़ाएंगे। करेक्ट। और वो 10 प्रोग्राम इंडस्ट्री में तो यूज होने वाले नहीं है, वो तो सीखने के लिए बनाए ना। करेक्ट। तो मैं हैरान रह गया कि इतना सब टेक्नोलॉजी आ गया, मतलब यूट्यूब आ गया, आपको डेटा 2 GB बहुत चीप रेट में मिल रहा है, हाथ में स्मार्टफोन आ गया। अभी जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो कंप्यूटर्स महंगे थे, तो हमको तो लैब जाके सीखना पड़ता था। करेक्ट। अब बिल गेट्स भी लैब जाके प्रोग्रामिंग सीखे हैं क्योंकि उतने महंगे थे कंप्यूटर्स। ट्रू। अभी तो सबके पास लैपटॉप है, अगर नया नहीं ले पाते तो 10,000 में आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप मिल रहा है। इतना सब होने के बावजूद क्यों कोडिंग नहीं कर पा रहे, ये बात ना मुझको मुझको चुभा, ये बात बहुत जोर से चुभा। दूसरी चीज, जब मैं इंटरव्यू लेने जाता था, शायद मैंने करीब 300 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए होंगे, माइक्रोसॉफ्ट और जटायु सब मिलके लाइफ में, टोटल कैरियर में। उस इंटरव्यू में भी ऐसे होता था कि जब हम अच्छे कॉलेज, मतलब नाम नहीं लूंगा मैं, अच्छे कॉलेज जब जाते थे, वहां पे भी कभी उधर भी ऐसे लोग मिले मुझे, अच्छा, जो उतना ढंग से कोड नहीं लिख पाए जो इंडस्ट्री चाहता है। सिंपल सा सवाल है, अगर कोई उधर पढ़ रहा है या, और मैं एचआर को पूछता था कि आपको कितने लोगों को हायर करना है, वो बोलते थे महेश जितना मिले उतना लेके आओ। अच्छा, उस डिपेंड्स ऑन द ईयर। जब रिसेशन चलता है तब ऐसे नहीं होता है, जब ग्रोथ फेज चलता रहता है तब तो ऐसे ही होता है, जितना मिले आप लेके आ जाओ। लेकिन तब भी हमको वो
रस्टीनेस दिखता है कोडिंग में, वहाँ पे अलग इश्यूज है। लेकिन टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस, टियर 3 कॉलेजेस में जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारे लोगों को लैब प्रोग्राम ही वो रट के लिख देते हैं। उनको बस वो लैब में ब्लैक स्क्रीन आना होता है, उसके बाद वो कुछ कोड नहीं कर पाता। तो मुझे लगा कि ये एक इशू है जो मुझको सॉल्व करना है, और वो लार्ज स्केल पे करना है। मतलब डाउन द लाइन 10 इयर्स मैं चाहता हूँ कि लाखों बच्चों को इंडिया में ढंग से कोडिंग आए, जो भी उस कैरियर पाथ को चूज कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आर्ट्स वाले बच्चे को भी मैं कोडिंग सिखाऊंगा। जिन्होंने सोचा है कि उनको कंप्यूटर साइंस में डिग्री करनी है, करेक्ट, बी हो, MCA हो या BSc हो, जो भी हो, एटलीस्ट उन लोगों को कोडिंग आना चाहिए जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर आएंगे। दैट इज वन बिग विजन आई हैव। और वो मैं फिजिकली, मतलब वो ट्रेडिशनल वे पे क्लासरूम खोल के नहीं कर पाता। करेक्ट, सही बात है, बिल्कुल। अगर इतना बड़ा आपका स्केल या विजन है, जब आप स्टेट या नेशनल लेवल पे सोच रहे हैं, तो ये तो क्लासरूम से नहीं होगा, इसको तो ऑनलाइन ही करना है। करेक्ट। तो मुझे लगा कि डे 1 से इसी ट्रैक पे जाएंगे। पता है कि चैलेंजिंग है, मुश्किल है, मतलब डिफिकल्टी है। अगर ये डिफिकल्ट नहीं होता तो शायद सब लोग इसको कर लेते। करेक्ट, राइट। तो और मज़ा तब भी आता है जब प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो, स्केल बड़ा हो। ये आपका जो एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट में, उसके बाद जटायु, इन सब कंपनीज में कितना काम आ रहा है आपकी टीचिंग में? बहुत, मतलब बहुत, काफ़ी। क्योंकि जैसे एकेडमिक्स या आप कॉलेज में जब आप अरे पढ़ते हो, आपको बोला जाता है अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, डेटा सीक्वेंशली रहता है, इतना तक पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, आपको अरेज के कहानीज मिलेंगे। मतलब अरेज के, आप जैसे बिंग का वेबसाइट डाउन हो गया था क्योंकि एक अरे का साइज 25 रखा गया था, लेकिन जब उसके अंदर 26 एलिमेंट चला गया तो अरे क्रैश होने लगा। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बोलते हैं। उसकी वजह से वेबसाइट डाउन हो गया, और वो कोड C++ में था। और दूसरी कहानी, जब अमेजोन का शॉपिंग कार्ट है, वहाँ पे अभी तो आप ड्रॉप डाउन से नंबर लेते हो 1 2 10। करेक्ट। पहले वो टेक्स्ट बॉक्स था। तो जहाँ पे किसी ने -1 डाला तो अमेजोन के अकाउंट से उसकी बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। ओके। तो ये जो इंडस्ट्री के जो इंसिडेंट्स और कहानी होते हैं ना, जब आप उसको थ्योरी के साथ मिक्स करके पढ़ाओगे ना, उसका इफेक्ट ही अलग रहता है। क्योंकि तब जो भी आप सीख रहे हो, उनमें पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये क्यों सीख रहे हो, अरेज क्यों चाहिए आपको, लिंक्ड लिस्ट क्यों चाहिए, डायनामिक मेमोरी क्यों चाहिए आपको, एलोकेशन क्यों। और ये इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से जब आप थ्योरी पढ़ाओगे, और वो इमीडिएटली थ्योरी के साथ आप कोड लिख के वो गलतियां करके, ऐसे गलती करने से क्या होता है ऐसे सिखाओगे, तो वो स्टूडेंट्स ऐसे सीख पा रहे, वो बोलते हैं कि अभी वो दिमाग में प्रिंट होने वाला है, बात ही बोल रहे। करेक्ट। तो आपको लगता है कि हर एक टीचर को जिस सब्जेक्ट में वो एक्सपर्टीज लाना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अडॉप्ट करना चाहिए? इंजीनियरिंग के लिए तो 100% आकाश जी, क्योंकि इंजीनियरिंग क्या है, एंड ऑफ द डे एट फंडामेंटल लेवल आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, नहीं तो ह्यूमन लाइफ को बेटर कर रहे हो। करेक्ट। यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उसके इन दैट जर्नी आप क्या करते हो, चीज़ों को बनाते हो, चीज़ों को फिक्स करते हो। अगर कोई व्यक्ति वो हैंड्स ऑन नहीं किया है, वो काम हैंड्स ऑन 1-2 साल नहीं किया है, और वो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक पढ़ के वही दूसरों को पढ़ा रहा है, तो वो सिंटैक्स ही पढ़ाएंगे, वो थ्योरी ही पढ़ाएंगे। करेक्ट। वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होगा वो कंप्लीटली मिसिंग रहेगा। ऑलराइट। मैं आपको एक बहुत शॉकिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे MBBS पढ़ते हैं, आपको पता है इंडिया में भी ऐसे, अलग देशों में भी ऐसे ही है। MBBS का जो एकेडमिक जर्नी होता है वो कितना साल का होता है इंडिया में? 4 साल का कुछ? 2 साल का है। नहीं, जो थ्योरी पढ़ते हैं MBBS का, 4 साल। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है? नहीं मिलता है, प्रैक्टिस करना होता है। कितने साल? 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट। क्या कहीं 2 है, कहीं पे 1.5 साल। जब तक वो 1.5 साल कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या अटैच्ड हॉस्पिटल में जाके 8-10 घंटा काम नहीं करते, उनकी हाथ में आप डॉक्टर हो बोल के सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। करेक्ट। क्या ये इंजीनियर्स के लिए हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इंटर्नशिप करते वो सर्टिफिकेट मिल जाता है कहीं से। ये हो रहा है। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम है। जब, क्योंकि देखिए, मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कल्प्रिट नहीं बोल रहा हूँ,
इंडिया को लाखों इंजीनियर चाहिए था, दुनिया को लाखों इंजीनियर्स चाहिए थे। अगर हमें जैसे एमबीबीएस में होता है कि कॉलेज होगा उसके साथ एक हॉस्पिटल होगा, नहीं तो उनको कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टाई अप करना होगा और बेस्ड ऑन उसकी कैपेसिटी के हिसाब से इधर सीट होंगे। करेक्ट। अगर हम ऐसे करते तो शायद इंडिया इतना इंजीनियर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता। ट्रू। हमने इतना इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर पाए क्योंकि हमने एक्सपांशन को दे दिया, एडवांटेज दे दिया। हमने बोला कि चलो आपके पास इंटरेस्ट है, आप जाके स्टार्ट करो। लेकिन ड्रॉबैक ये हुआ कि उसके साथ तो प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं हो रहा है। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि जो आईटी इंडस्ट्री है, जो बड़े बड़े सर्विसेज इंडस्ट्रीज है ना, उन्होंने हजारों एकड़ का ट्रेनिंग कैंपस बना लिया है। जैसे इन्फोसिस हो, टीसीएस, उन्होंने बड़े बड़े कैंपसेस बनाए जहाँ पे 10-20 हजार लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। उनका बात अलग है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपनी है जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं बनाए। ट्रेनिंग ऑप्शन ही नहीं है। जब आपको हायर करेंगे वो आपको टेस्ट करेंगे कि क्या आपको कोडिंग आता है। अगर आपको आता है तो तभी वो लेते हैं। और इंडिया में इतना सारा कॉलेजेस है, इतने सारे ग्रेजुएट्स है ना, तो ऑलमोस्ट उनको जितना कोडिंग के लिए चाहिए उतना तो मिल रहा है। तो अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो उनको अगर इस सर्विस इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलता है क्योंकि ट्रेनिंग का तो ऑप्शन चला गया, तो तब उनको खुद ही सीखना होगा, तब वो कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक गैप रहेगा। क्योंकि अगर हम बोलेंगे इंडस्ट्री को आप 10 लाख लोगों को इंटर्नशिप दो हर साल, शायद उनके पास उतना ऑफिस स्पेस ही नहीं। अगर हम इंडस्ट्री को बोलेंगे कि आप हर साल 10 लाख इंजीनियर्स को इंटर्नशिप के लिए 1 साल का इंटर्नशिप के लिए स्पेस दे दो, शायद इन कंपनियों में उतना स्पेस ही नहीं है उनको बिठाने के लिए। सर, इतने टीचर्स से मिलता हो और इतने टीचर्स से कम्युनिकेट करता हो, और हर टीचर के पीछे की एक कहानी होती कि पैशन था, बट जितनी खूबसूरती से आपने ये बताया कि पैशन के साथ साथ आपका जो फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन था वो भी ज़रूरी था, और बाकी सारी चीज़ जो आपने बताई लिटरली ये दिखाता है कि एक आप ट्रू टीचर है, और सेम प्यार आपको आपके स्टूडेंट पे मिल रहा है एप्लीकेशन के ज़रिए। आपके इंस्टाग्राम की रील्स को मैं अक्सर देखता हूँ, यूट्यूब पे आपके वीडियोस को देखता हूँ, समझ में नहीं आते उस लैंग्वेज में, बट स्टिल आई कैन सी द इंट्रैक्शन, और कमेंट से समझ में आता है कि लोग आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं आपको। बट कहीं ना कहीं सर आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करना है आपको टू ग्रो, लाइक कि जहाँ तक आप अपने मास ऑडियंस तक पहुँच पाओ? बहुत कुछ है, क्योंकि ये दुनिया अलग है आकाश जी। ना मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, ना मैं मार्केटिंग में था, ना मैं सेल्स में था। जो मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम किया ना, वो सिर्फ टेक्निकल लीडर जैसे काम किया। करेक्ट। आप मुझको बोलोगे महेश जी आप ये बिल्ड करके दे दो, सॉफ्टवेयर में करके दे दूंगा मैं आपको, राइट? वो मेरा स्किल है। ओके। और ये जो दुनिया है ना, एक कम्प्लीटली अलग है। मैंने बिंग एड्स में काम किया है, लेकिन उसके मैंने बैक एंड सिस्टम बनाए। जैसे कैंपेन आप क्रिएट करते हो, एड्स और कीवर्ड्स डाल के कैंपेन्स बनाते हो, तो वो कीवर्ड्स जो होंगे या एड होगा ना, उसका कुछ रूल्स होता है। जैसे इंडिया में आप ऑनलाइन गन्स नहीं बेच पाओगे। करेक्ट। तो वो कीवर्ड से कोई अगर एड क्रिएट करता है तो उसको ब्लॉक करना है। तो वो रूल बेस्ड था, बाद में उसमें मशीन लर्निंग लगा। तो मेरा काम ये है, मैंने ये वाला काम किया है। एड्स कैसे बना के परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं वो नहीं सीखा। मैंने ये सीखा कि एड्स का बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो मैंने बनाया। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई जर्नी है और नई दुनिया है। और अगेन भगवान का कृपा है, मुझे आप जैसे लोग मिले इस जर्नी में। और आप तो बहुत पहले मिले हो, जब मैं रिसर्च करने लगा यूट्यूब पे। मुझे याद है यूट्यूब पे जब मैं ढूंढने लगा कि मुझे क्या करना है, मतलब मुझको ढूंढना था कि स्क्रीन क्या होता है, कैमरा क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो मैंने तो 5-6 लोगों से कोटेशन लिया था उस टाइम पे, बेंगलुरु से 2-3 लोग। तो सर इंदौर में हमसे क्यों जुड़ गए सर आप? मुझे वो भी जानना थोड़ा सा ऐसा था कि आखिर ऐसा क्या रीजन रहा, क्योंकि बेंगलुरु इटसेल्फ फेमस फॉर एडटेक एंड ऑल। तो मैंने सबको मेरा लिस्ट भेजा। अच्छा। कि मुझको एक स्क्रीन चाहिए, कैमरा चाहिए, ये सब चाहिए। और मैंने पूरा सामान का लिस्ट बनाया था, इंक्लूडिंग पॉडकास्ट स्टूडियो एंड एवरीथिंग। तो जिनको भी मैंने भेजा उनको ने भर के आइटम्स डाल के, प्राइस डाल के मुझको 7-8 लाख 10 लाख का कोटेशन भेजा। आप एक ही ऐसे आदमी थे जिन्होंने बोला कि सर ये मत करो, आप बस ये 3 सामान ले लो, इससे अपना रिकॉर्डिंग शुरू करो और आप वीडियो बनाना शुरू करो।
अगर आप 6 महीने तक ये कर पाओगे, उसके बाद मेरे पास तो गोडाउन में सामान हमेशा रहता है, मैं आपको जब चाहे बेच देता हूँ, आपको 1 वीक में आ जाता है। और वो बात ना मुझको बहुत अच्छा लगा। तब मुझे लगा आप यू आर अ मैन विथ प्रिंसिपल, आपको बस मुझको बेच के जाना नहीं है, यू आर थिंकिंग रियली। दैट इज द रीजन कि आपने बैंगलोर जैसे शहर में मुझे जब जब जरूरत पड़ी आपने हमेशा हेल्प करी और हमेशा हाँ बुलाया। थैंकफुल, मैं इस बात के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। कई बार हमारे कस्टमर्स यहाँ पर आए तब भी आपने एंटरटेन करा। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किसी कस्टमर को, बट मैंने कभी अपने टीचर्स को जिसके साथ मैं डायरेक्टली कनेक्ट हुआ, और आज भी मुझे आपसे मिलने का रीज़न ये था बिकॉज जब मैंने आपकी जर्नी को पूरा सुना तो मुझे लगा कि इसका आंसर मैं करता हूँ तो लोगों को कहीं ना कहीं डाउट होता है, पर अगर आपने किया, अब मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपसे बहुत कुछ लोग सीख जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट कि सर के पास में उस समय ऑप्शन था कि वो सब कुछ ले सकते थे, बट सर ने मुझ जैसे एक पर्सन से भी सुना। एंड दैट्स बेस्ट पार्ट ऑफ टीचर। सर मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज नो मीनिंग टू इन्वेस्ट इन वन शॉट। बेसिक चीज़ें कर लो और रेस्ट आप देख लो। सर आज सर के स्टूडियो में हम बैठे हैं, इतना अच्छा हाई क्वालिटी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो तो है सर कि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ सर की जर्नी में। और ऐसा और मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो आपका टीम का सपोर्ट रहा और आपका सपोर्ट रहा, आप और आपकी टीम में इंजीनियर्स जो है जैसे राम जी हैं, जब भी मैंने कॉल किया कि मुझको ये इशू हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो फ़ोन पे सॉल्व करेंगे, नहीं तो रिमोट डेस्कटॉप लेके सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत बार हुआ है लास्ट 1 साल में जब मैंने कॉल करके पूछा, और कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ डाउट आया कि मुझको लाइट्स चेंज करनी है या माइक चेंज करनी है। आज तक कंप्लीट कोऑपरेशन, जो मैं आपसे खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा वो सेकेंडरी है, लेकिन जो मेरा सवाल है ना उसके जवाब मिल जाते हैं। तो ये जो आप कर रहे हो ना, मतलब देखो टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन बोलते हैं। yes. और बहुत सारे जो हम पैसा स्टूडेंट से लेंगे थोड़ी बहुत, शायद वो आगे जाके उनको भी लगेगा कि ये उतना मायने नहीं रखेगा। जो स्टूडेंट को चाहिए ना, जो नॉलेज और स्किल, उसके लिए दे विल बी ग्रेटफुल टू द टीचर्स। लेकिन यू आर समबडी हु इज एम्पावरिंग द टीचर्स, सो यू आर एम्पावरिंग समबडी हु विल एम्पावर अदर्स। कोशिश चल रही है सर। हाँ. बस तो जो हमारे हिस्से का जो पुण्य हम कमा रहे हैं ना, उसमें आपका भी शेयर रहेगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और द बेस्ट पार्ट, मैं टीचर कम्युनिटी को हमेशा यही कहता हूँ कि जब जब मैंने जिस भी टीचर के सामने जाकर बैठा और मैंने आपसे भी पूछा कि सर जब पॉडकास्ट लेना है, तो मैंने बहुत क्लियरली बोला कि सर मेरा पॉडकास्ट ना आपके स्टूडेंट देखेंगे, ना आपके कोई ऐसे अननोन पर्सन देखेंगे, ना आप फैमिली में शेयर कर पाएंगे। मेरा पॉडकास्ट टीचर देखता है और मैं टीचर्स के लिए ही पॉडकास्ट बना रहा हूँ। आपने आज जो जो बातें बताई है और आगे हम जो बात करने वाले हैं, वो सब बातें एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। डाउन द लाइन मैंने भी आपको 2-4 पॉडकास्ट रिकमेंड कर दिए कि आप मेरा ये वाला पॉडकास्ट देखो, जहाँ पे हमने एड्स के बारे में बात करी, तो डॉक्टर सुबोध के पॉडकास्ट के बारे में हमने बात करी। सर आपको क्या लगता है कि जब हम एडटेक डोमेन में आते हैं और एडटेक डोमेन में हम एक थॉट के साथ में आते हैं कि हम बच्चों को सपोर्ट करेंगे, राइट? बच्चों को हम लोग बेनिफिट करेंगे और ये जॉब एक अलग जॉब है, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ सोचते हैं। और डाउन द लाइन आपको ये रियलाइज़ होता है कि हमें तो पैसे लेना है, फिर हम इसे बिजनेस भी कंसिडर करते हैं। तो क्या टीचिंग को बिजनेस के साथ में जोड़कर काम करना सही है? आपको क्या लगता है? आपने बहुत ही डीपर क्वेश्चन पूछा और मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करूंगा और प्लीज। टीचिंग हो या कोई दूसरा काम हो, आकाश जी, हमेशा ये माइंड में दुविधा रहता है कि इसको चैरिटी करना है या इसको बिजनेस से जोड़ना है। और इसके बारे में मैंने भी काफ़ी हद तक सोचा है। ये क्लैरिटी आया दिमाग में कि कोई भी अगर चैरिटेबल होगा ना, तो उसको कांस्टेंट डोनेशन का ज़रूरत पड़ता है। हाँ। चलो आप बच्चों से पैसे नहीं ले रहे हो, तो आपको कुछ डोनर्स होना चाहिए जो आपको फंड करेंगे। करेक्ट। कोई बहुत सारे लोगों ने इंडिया में बहुत सारी चैरिटीज बनाए, मतलब हजारों की संख्या में इधर एनजीओज है इंडिया में, लेकिन उन एनजीओज को हर साल फंडिंग कहीं से लेना पड़ता है। आपको सोच के, मतलब आप तो देखे होंगे क्योंकि आप तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसमें सब में काम किया हुआ है। सर्च इंजन पे, गूगल पे एनजीओज के आप कितने एड्स देखते हैं? बिल्कुल। तो वो लोग डोनेशन करेक्ट के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं। करेक्ट। और उससे उनको डोनेशन मिलेगा और उस डोनेशन से किसी दूसरे को वो भलाई चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक स्केलेबल इम्पैक्ट करना चाहते हो,
जहाँ पे आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे सोचना चाहते हो, तब वो उसके साथ बिजनेस एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर वो बिजनेस एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तब आप एक संस्था बना रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो जो शायद बहुत बड़ा बन सकता है और शायद वो आपके बिना भी चल सकता है। करेक्ट। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, उन्होंने चैरिटी नहीं बनाया, उन्होंने बिजनेस बनाया। या गूगल ने गूगल बनाया, उसके फाउंडर्स जाने के बाद भी ये कंपनीज बहुत सालों तक चलने वाले हैं, क्योंकि उसमें वो बिजनेस एंगल है। ऑलराइट। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है कि चलो तो बिजनेस है तो कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। अभी बैंक में तो इंडिया में फिक्स्ड एफडी में कितना पैसा आता है आपको? अराउंड 6-7% आता है। तो अगर कोई भी कुछ भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो लाइफ में, तो आपको 6-8% रिटर्न चाहिए। तो अगर आप रिस्क ले रहे हो जहां पे पूरा कैपिटल को आपको खोने का चांस है, तो मुझे लगता है कि 20-30% तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। करेक्ट। फेयर प्रॉफिट, मतलब फेयर बिजनेस बोल रहा हूँ। जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनका 14-16% होता है। तो आप ऐसा कुछ कोई बिजनेस बना रहे हो जहां से 20-30% आपका प्रॉफिट मार्जिन होना ही चाहिए। तो जब हम इस टाइप की कोचिंग, इस टाइप के थॉट्स जो होते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हमें कुछ सोसाइटी के अगेंस्ट करना है, तो वहाँ भी बिजनेस पर्सपेक्टिव होने से एक एक्सपांशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको अगर एक्सपांड करना है, अगर आपको स्केल पे करना है, तो आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करना होगा या पार्टनर्स को लेने पड़ेगा, पार्टनर्स को आपको लेना पड़ेगा, राइट। इन सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे लगेंगे। करेक्ट। आपको बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज लेने होंगे या ऑनलाइन प्रॉपर्टीज लेने होंगे, और उन ऑनलाइन प्रॉपर्टीज के लिए तो आपको मंथली पे करना होगा। यस। और फिजिकल ऑफिसेज बनाने होंगे या शायद ऐसे सारे इक्विपमेंट्स लेने होंगे, उसके लिए पैसे लगेंगे। करेक्ट। तो एक बैलेंस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे मेडिकल प्रोफेशन हो या एजुकेशन प्रोफेशन हो, वहाँ पे अगर आप सर्विस डिलीवरी बेहतर कर सकते हो तो प्रॉफिट बुरी चीज़ नहीं है। करेक्ट। दूसरी चीज, वो प्रॉफिट में कुछ लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आप 10-20 लाख में बेच रहे हो। जैसे कोई इंजीनियरिंग का सीट कहीं कहीं पे अभी 50 लाख तक भी पहुंच गया है। लेकिन उतना देने के बाद वो कॉलेज को इतना गारंटी देना चाहिए कि वो जब पास होके बाहर आएगा तो उसको उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। उसको वो एम्प्लॉयबल होना चाहिए। करेक्ट। मतलब आपने 10,000 दे के इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो आप, तो जब बाहर आ रहे हो तो आपको कोडिंग आना चाहिए, आपको वो, मतलब कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, तो उतना तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महेश आप इतना प्राइस क्यों लो रख रहे हो अपनी कोर्सेज के लिए, और वो लोग बोलते हैं कि अगर आप बहुत ही लो रखोगे या फ्री में दोगे तो लोग समझेंगे कि अरे बेकार का चीज होगा, इसलिए कम में बेच रहे हैं। बिल्कुल। राइट। तो मैं भी ये दुविधा में रहता हूँ हमेशा कि कितना प्राइस पॉइंट पे रखे। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे पहले, उस एटलीस्ट तब तक तो हम लॉस में ही अभी कर रहे हैं, लॉस में ही उसको अभी बेच रहे हैं। जब वो लोगों तक पहुंच जाएगा, तब उसको उस लेवल पे जाके खड़ा कर देंगे जहां से कंपनी बने रहे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों तक पहुंच ही जाओगे? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, मुझे उतना क्लैरिटी नहीं है, और इसके बारे में आपसे भी मैंने बात किया कि मुझे लगा कि ये जो इनिशियल बैरियर होगा उनका, कि इसको ट्राई करके देखते हैं, मुझे लगा वो जो इनिशियल बैरियर अगर वो कॉस्ट एज अ बैरियर है तो चलो उसको फ्री में दे देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया ऑनलाइन बिजनेस में कि आपका 20-30% कंटेंट फ्री रखना चाहिए यूट्यूब पे। अगर आपका 100 आवर्स कंटेंट है तो आप 20-30 आवर का फ्री में दे दो, और बाकी एडवांस जो आपका कंटेंट है वो आप कोर्स बना लो। वो यूजुअली ऐसा होता है। यूजुअली ऐसे होता है। तो हम भी सोच रहे हैं कि वो 20-30% के अराउंड ही उसको टारगेट करें। तो आई थिंक जब आप पूरी वैल्यू दे ही देंगे वहाँ पर, मतलब जो आपके 30% कंटेंट में जब उनको एक डेमो लेक्चर्स मिल जाते हैं और आपको पता ही है कि आपका कंटेंट में इतना दम है, तो नो डाउट आप पहुँच ही जाएंगे जहाँ वो तक। सही रहेगा 30%? 100%। ओके, 100%। मतलब सच में कंटेंट दिल से बनाते हैं तो कंपनी बन जाती है। मैंने टीचर्स के लिए कंटेंट बनाया, मेरी कंपनी बन गई। आज बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम लेकर आए, चीज़ें लेकर आए और सक्सेसफुल है। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स, इवन जब हम पहली बार डिस्कशन कर रहे थे तो हम कुछ क्लियर नहीं थे उस समय, पर आज आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, यूट्यूब पे ग्रोथ मिल रही है। एंड डाउन द लाइन जब आप, जैसा आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला था, तो बाकी 3-4 जो मेन पिलर्स होते हैं बिजनेस के, वो आप सीख रहे हैं, और वो सीखते सीखते मेरे ख्याल से
1-2 साल और, उसके बाद में फिर शायद मैं पॉडकास्ट 2 लेकर आऊँगा जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके बाद क्या चेंज आया। एंड डेफिनेटली। डेफिनेटली सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने अच्छे बैकग्राउंड से आप आते हैं और इतना नॉलेज के साथ में आते हैं स्पेशली टीचिंग फील्ड में, तो ऐसा कोई टीचर मैंने नहीं देखा जो टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़े और वो सक्सेस ना हो। मेरा तो पर्सनली ये ओपिनियन रहा है और मैंने बहुत रियल टाइम पे टीचर्स को देखा है। आई नो सक्सेस होने की डेफिनेशन वो नहीं है कि आपको सब जान रहे हो। सक्सेस होने की डेफिनेशन ये भी है कि आपको आपके निश के लोग जान रहे हैं। और बहुत जहाँ तक बढ़िया। जब मैं आपके निश के लोगों को बात करता हूँ साउथ में उसके, तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि सर है। और जिस दिन आप हिंदी बेल्ट पे और इंग्लिश बेल्ट पे आएंगे, बूम हो जाएगा सर। मतलब बहुत कम टीचर्स हैं जो इस एक्सपीरियंस के साथ में आएंगे, बिकॉज बीइंग एन सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ था, और मैं जानता हूँ कि एक एक्सपीरियंस्ड डेवलपर से पढ़ना जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो किसी भगवान से पढ़ने से कम नहीं है। क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ाने वाले और एक प्रैक्टिकल पढ़ाने वाले स्पेशली इन प्रोग्रामिंग बहुत डिफरेंस होता है सर। ये एज अ स्टूडेंट मैं आपको बोल तो रहा हूँ। आपने भी मतलब इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग पढ़ा था? पढ़ा था, आपने? बिल्कुल हाँ। पढ़ा था सर मैंने। तो आप वो अरे वाला जो एग्जांपल दिया वो सब मैं सब कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे मजा भी आ रहा है वो सब चीज़ समझने में। ऑल्दो ऑडियंस कितना रिलेट कर पाएगी, क्योंकि कोई हिस्ट्री टीचर भी आपको देख रहा होगा, बट टीचर्स को पता है कि आप जो बात समझाना चाह रहे हो वो सरल भाषा में, वही खासियत है आपकी कि वो सरल भाषा वहाँ तक पहुँच रही है। और एक चीज है आकाश जी की हमको पढ़ने को मिला इतिहास में कि भारत को विश्व गुरु बोलते थे। तो जब नालंदा यूनिवर्सिटी थे, करेक्ट। तो बहुत देश विदेश से लोग भारत आते थे पढ़ने के लिए। हाँ। और मुझे लगता है कि ये एडटेक का जो रेवोल्यूशन चल रहा है इंडिया में, तो शायद हमारे पास एक फेयर शॉट है डेफिनेटली कि भारत फिर से वो विश्व गुरु बने एजुकेशन सेक्टर में। बिल्कुल बन सकता है सर। हाँ, अभी इंटरनेट और ऑनलाइन का जमाना है, तो शायद वो भारत पढ़ने के लिए ना आ पाए या वहीं से पढ़े दूसरी देशों से। हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे अगर बढ़िया टीचर मिल सकते हैं, चलो एक्सेंट का थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन अभी यूट्यूब पे या प्लेटफॉर्म पे वो ऑटो कैप्शन जनरेशन वो सब आ चुका है। तो डबिंग भी आ गया सर। डबिंग मतलब भी आप आ आपके गया, हिंदी वीडियो को इंग्लिश में वो यूएस एक्शन के साथ में कर रहा है, कर देता है, तो रियल टाइम पे। तो अगर आप अच्छा टीचर हो देन आई वुड से स्काई इज द लिमिट। मतलब आप बस आप इनिशियली स्टार्ट करो अपनी लोकल एरिया के लिए, लेकिन आपका सोच जो होगा वो विश्व गुरु वाला ही होना चाहिए। डेफिनेटली सर, इसीलिए तो मैं भारत के कोने कोने में जाकर आप जैसे गुरुओं से मिलता हूँ। हाँ। ताकि आप जैसे गुरुओं से, कुछ ऐसे गुरु जो लिटरली अपने लिए एक नया वेंचर स्टार्ट करने का सोच रहे एडटेक डोमेन में, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है जॉब के साथ में करना। जैसे जिस टॉपिक पे आज हमने सारी बातें करी, बहुत डिफिकल्ट होता है, हर किसी के बस का नहीं होता। और जितने मेरे कई दोस्त थे जिन्होंने आईआईटी मद्रास से पास आउट हुए और कई अच्छी जॉब कर रहे हैं, और उनमें वो चाह है, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है इंजीनियरिंग के दौरान, बट वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। शायद उनको इनसिक्योरिटीज है, शायद उनको ऐसा लगता है कि इसमें सक्सेस मिले ना मिले और लाइफ सेट है, तो फिर से कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। बट आज आपका पॉडकास्ट देख के शायद बहुत सारे लोग मन बना लेंगे, और अब जब जब मेरे सामने क्वेश्चन आएगा मैं इस पॉडकास्ट की लिंक को रेफर करूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और बहुत अच्छा लगा मुझको आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और आशा करता हूँ कि यूं ही हम जुड़े रहे आपके साथ हमेशा। और अगर आपको भी कुछ ऐसे डाउट है तो प्लीज़ आप सर से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि महेश सर से कनेक्ट रहना बहुत आसान है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा बहुत अच्छे डीपर क्वेश्चंस पूछा विच टच्ड माय पर्सनल कैरियर जर्नी और एड्यूटेक बिजनेस के बारे में, एडटेक बिजनेस के बारे में। बहुत मज़ा आया। लेकिन मेरी जर्नी में आपको सुन के अच्छा लगेगा कि आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा। सौभाग्य है सर मेरा। आपने सही रास्ता दिखाया, और अभी जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, हर फ़ोन कॉल में कुछ ना कुछ आपसे सीख ही लेता हूँ। तो वो आपका अच्छा नेचर है, और आप जैसे मैंने पहले भी बताया, यू आर एम्पावरिंग द टीचर्स। तो आपको भगवान और शक्ति दे, और आपकी टीम को और सक्सेस और ऊंचाई दे इस एरिया में, ताकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स खड़े हो जाए जो बल्कि इंडिया में नहीं ग्लोबल स्केल पे उनका इम्पैक्ट हो, और भारत फिर से विश्व गुरु कहलाए। थैंक यू सो मच बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।